दुनिया भर के बाजारों की नजर आज यूएस फेड और बैंक ऑफ जापान के फैसलों पर। नेटवर्क 18 के सर्वे में 90% लोगों को फेड दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं, लेकिन बैंक ऑफ जापान आज घटा सकता है ब्याज दरें। फेड के फैसले से पहले अमेरिकी बाजारों में सुस्त कारोबार, एशियाई बाजार की भी ठंडी शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में भी मामूली गिरावट के साथ हो रहा है ट्रेड। रेटिंग एजेंसी मूडीज की वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मुलाकात आज। मूडीज की तरफ से भारत की रेटिंग बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय दे सकता है जोर। और 1 फरवरी को पेश हो सकता है बजट। आज कैबिनेट में फैसला संभव, अलग से नहीं आएगा रेल बजट। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और जिग्नेश शाह एक और बड़ी मुश्किल में। एमसीएक्स एसएक्स लाइसेंस में हुई गड़बड़ी के लिए सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज होगी स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेशी। नजर 2 बड़े सेंट्रल बैंकर्स पर। जहां बैंक ऑफ जापान की बैठक का फैसला आपसे कुछ देर में आने वाला है और फेड का फैसला आएगा आज देर रात, जिस पर होगा कल रिएक्शन। उससे पहले क्या करें तैयारी, कैसे करें ट्रेड, आप इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के सीईओ और फाउंडर संदीप वागले और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। थोड़ी ठंडी शुरुआत भारतीय बाजारों की होगी, इस तरह के संकेत एसजीएक्स निफ्टी आपको इस समय देता हुआ दिख रहा है। और ग्लोबली अगर आप देखें तो सारी दुनिया के बाजार वेट एंड वॉच के मोड में है। बैंक ऑफ जापान का बैठक का आउटकम भारतीय बाजार खुलने से पहले आता हुआ दिखेगा। ये बताइए फिर आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। जापान के आउटकम को तो फिर आज हम खुलने के साथ साथ पचा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सेंट्रल बैंकर एफओएमसी की बैठक तो आज बाजार बंद होने के बाद आएगी। कैसे अप्रोच करें फिर आज भारतीय बाजारों को? 2 चीजें हैं। पहला तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ जापान से भी संकेत काफी अहमियत वाले होंगे। अगर वहां से ब्याज दरें घटती है तो फिर उस पर बाजारों का रिएक्शन देखने लायक होगा, क्योंकि देखिए बैंक ऑफ जापान की अहमियत भी कम नहीं है। और अगर बैंक ऑफ जापान ब्याज दरें घटाता है और अमेरिका बढ़ाता है तो ये कहीं कहीं पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में कॉन्ट्रास्ट है कि एक और जहां जापान मंदी से जूझ रहा है, दूसरी ओर अमेरिका ये संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, इसलिए हम ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। तो वो कंफ्यूजन वाला जो मामला है ना, वो बरकरार रहेगा, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका में कुछ नहीं होगा। पोल यही कह रहा है। जी हाँ। अब जेनेट येलन कुछ अगर ऐसा संकेत दे दे और वो ये कहे कि नहीं, भले हम अभी नहीं कर रहे लेकिन दिसंबर में पक्के तौर पर करेंगे, तो फिर बाजारों का रिएक्शन अलग होगा। फिर हम आज का नहीं देखेंगे, फिर हम दिसंबर का सोचना शुरू करेंगे। तो अब क्या होगा ये अंदाजा लगाना आसान है, लेकिन बाजारों का रिएक्शन थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए बहुत मुश्किल काम है। और देखिए दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी, सबसे पहले यूएस, फिर चाइना और फिर जापान, और 3 में से 2 इकोनॉमीज के सेंट्रल बैंकर्स की जब बैठक का आउटकम वाला दिन हो तो मुश्किल भरा दिन तो बहुत होता है। तो अनिल यही सवाल कि इंतजार कर लिया जाए, सब न्यूज आ जाए, लेकिन इसमें एक डर ये रहता है कि अगर तेजी ना करो, जनरली ऐसे दिनों में अब तक का इतिहास बता रहा है, तो मिस वाली फीलिंग आती है अगले दिन। राइट, क्या करना चाहिए फिर? जो मैं ऑप्शन डेटा देख रहा था उसके लिहाज से ऐसा लगता है कि फेड की बैठक के बाद जो मूव बन सकता है भारतीय बाजारों में, जिस तरह की पोजीशंस हैं, ट्रेडर्स कहीं कहीं ये मानकर चल रहे हैं कि 125 पॉइंट के आसपास का मूव हो सकता है किसी भी तरफ। किसी भी तरफ अगर तेजी का मूड बना तो भी यहां से आज जो हम क्लोज देंगे उससे 100-125 पॉइंट का एक उछाल बन सकता है, और कमजोर हुए तो 100-125 पॉइंट का। तो उस लिहाज से आप देखें तो ब्रॉडली आप 8,650 8,900 की रेंज में मोटा मोटी आप ट्रेड करेंगे। उस लिहाज से आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां तक आज का सवाल है, पहला सपोर्ट 8,750 होगा और उसके आसपास खुले तो ज्यादा से ज्यादा नीचे गए तो फिर 8,700। मैं उसके नीचे की मंदी देख नहीं रहा। 4 दिनों की तेजी के बाद कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन फिर भी अहम सपोर्ट लेवल अभी भी इंटैक्ट, और वो अगर कमजोर, अगर वो लेवल्स गिरने हैं तो शायद अगर बैंक ऑफ जापान की तरफ से कुछ नेगेटिव संकेत आ जाए तो अलग बात है। तो आज ग्लोबल मार्केट पर आप एशियाई बाजारों पर नजर रखें, पहली बात। अब ट्रेड कैसे किया जा सकता है? निफ्टी पर पहला ट्रेड तो बनता है शॉर्ट साइड का, और बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 8,825। कहीं कोई शंका शुबे की गुंजाइश नहीं, 8,825 पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर सकते हैं। पहला 8,750 और उसके बाद 8,700।
या फिर 8,725 के आसपास आ जाए तो पहले खरीदारी का मौका देखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड 8,700 का बनेगा और उसके बाद 8,800, 8,825 के लक्ष्य के लिए आपको तेजी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी भी बहुत क्लियर कट रेंज दिखा रहा है, कहीं कोई डाउट नहीं है। 19,700 और 20,000 इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगा, तो बेहतर तो ये होगा 19,750 के आसपास खरीदें और 20,000 के आसपास 19,950 के आसपास बेचे। लेवल्स वही हैं, 20,000 स्टॉप लॉस हो गया, 19,700 स्टॉप लॉस हो गया, जिस तरह की आपकी पोजीशंस है। हाँ, सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर मैं बाजार में देख रहा हूं, तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स हेमंत आज चुने हैं जो लीग से हटकर है। स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए शेयर ये एक्शन में दिख सकते हैं। डिफेंस शेयरों में एक्शन बढ़ सकता है। फार्मा हमने कल भी कहा था, तो कल आपने देखा फार्मा शेयरों में अच्छी मजबूती हुई। मुझे लगता है अब भी तेजी आगे बढ़ सकती है और इंफ्रा स्टॉक्स मुझे कई दिनों से पसंद है और मुझे लगता है अब भी वहां पर तेजी के मौके बन सकते हैं। तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए शेयर तो फिर से वही इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी में ही आएंगे। डिफेंस और फार्मा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। चलिए, कुछ ही देर में संदीप वागले जी और संदीप जैन जी से हम बातचीत करेंगे और उनकी बाजार पर कॉल क्या है, उनके स्टॉक्स क्या हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन FII का आंकड़ा ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आंकड़ा हो गया है। कल देर शाम जैसे ही आंकड़ा आया 1147 करोड़ रुपए की बिकवाली का आंकड़ा, बाजार का मूड थोड़ा खराब हुआ। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि कैस्ट्रॉल का ब्लॉक जो है वो इसमें शामिल किया गया होगा। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि कैस्ट्रॉल का ब्लॉक तो पेरेंट कंपनी द्वारा है, ये शायद शामिल नहीं हुआ होगा। तो कंफ्यूजन बरकरार है कि ये 4 डिजिट का सेलिंग है, इसको सेलिंग के रूप में ही देखा जाए या फिर इसको डाउट के साथ देखा जाए। आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इसे पेरेंट कंपनी की तरफ से भले ही सेलिंग हुई लेकिन FIs के डेटा में देखना चाहिए, ये मैं समझता हूं। उस लिहाज से, क्योंकि देखिए 1150 करोड़ के सेलिंग जैसा बाजार था नहीं। बिल्कुल, मैं तो उस पर नहीं दिख रहा था, है ना। ठीक है, हम थोड़े कमजोर हुए लेकिन ऐसा कहीं नहीं था कि 1150 करोड़ का। और वो इसलिए भी कह रहा हूं हेमंत कि 1150 करोड़ तो कैश मार्केट में और 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो इसका मतलब केवल 100 ही पॉइंट नीचे। एग्जैक्टली, तो 2000 रुपए की आप 2000 करोड़ की आप सेलिंग करें सिर्फ स्टॉक्स में और बाजार इतने गिरे, वो भी जबकि बाजार कल थोड़ा इतना ज्यादा लिक्विड, इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला नहीं था। तो इसलिए थोड़ा ये मानकर चलना चाहिए कि इसमें कैस्ट्रॉल का जो 1823 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है वो इंक्लूड है। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि FIs के आंकड़े बुरे नहीं है कैश मार्केट के, लेकिन सामने वायदा कारोबार के आंकड़े अच्छे नहीं है। क्योंकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेच दिए तो मामला लगभग बराबरी का है, इसलिए मैंने FIs के डेटा को आज न्यूट्रल तौर पर देखा है। लेकिन हाँ, सामने डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है कैस्ट्रॉल में, बिकवाली किसने की वो तो आपको पता है, लेकिन खरीदारी में एक भी फंड का नाम नहीं आया। तो बड़े HNIs का नाम कल बाजार में चल रहा था, सबका नाम चल रहा था। अच्छा, लिया सबने होगा। सबसे बड़ी स्लीपेज, सबसे बड़ी लीकेज अगर किसी ब्लॉक डील में हुई तो वो इसमें हुई, ठीक है ना। उसके बावजूद किसी का एक भी फंड का नाम नहीं, तो जितने फंड्स ने लिया होगा सबने अपने अलग अलग स्कीम में 0.5% से कम लिया होगा और वो दिखता है आंकड़े में। देखिए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। 778 करोड़ के जो डोमेस्टिक फंड ने खरीदारी की और वो भी 9 दिनों की बिकवाली के बाद ये बाइंग का फिगर। तो वो कैस्ट्रॉल की खरीदारी, इसलिए मैं उसको देखकर बहुत बुलिश नहीं हूं कि घरेलू फंड फिर से खरीदारी के मूड में आ गए। जी नहीं, ये दोनों ही आंकड़े थोड़े एडजस्टमेंट वाले, लेकिन सबसे अहमियत वाला आंकड़ा जो ट्रेडर्स के लिए वो ध्यान में रखिए, जो आज दिख रहा है FIs का, वो है ऑप्शंस की सेलिंग का। 1943 करोड़ के ऑप्शंस की सेलिंग का। और अब आप देखिएगा ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि FIs बड़ी इवेंट के पहले ऑप्शन बेचकर प्रीमियम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरुआत में मैंने कहा कि बड़ा मुंह नहीं दिख रहा है फेड की बैठक के बाद 125 पॉइंट से ज्यादा का, वो अब इस डेटा में नजर आता है। कैसे कि अगर 100-125 पॉइंट की ही रेंज में ऊपर या नीचे की तरफ बाजार को ट्रेड होना है तो FIs क्या करेंगे, उनके पास पैसा है, वो ऑप्शंस बेच सकते हैं और ऑप्शन बेचकर कमा सकते हैं पैसा। क्योंकि एक तो ये आप एक्सपायरी के नजदीक पहुंचते हुए दिखेंगे और दूसरा ये कि एक बड़ी इवेंट निकलने के बाद वोलेटिलिटी की जो प्रीमियम ऑप्शंस में होती है तो वो कम होती दिख रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा कल वायदा कारोबार में FIs की तरफ से। तो FIs ऑप्शन बेचकर पैसा कमाने के मूड में। बिल्कुल, तो ऑप्शन बेचकर FIs पैसा बना रहे हैं, लेकिन ये जो FI का कैश मार्केट का और DII का यानी घरेलू संस्थागत निवेशक का कैश मार्केट का आंकड़ा है, इसमें कैस्ट्रॉल का रोल बड़ा है। तो इस आंकड़े को आज के लिए छोड़ दीजिए, कल से देखना शुरू करेंगे और ट्रैक करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा कि उनकी एक्टिविटी किस तरह से दिख रही है बाजार में। लेकिन हमने जनरली देखा है कि फेड की इवेंट से पहले बाजार जो है वो
तेजी के साथ जाते हैं और सोचते हैं कि जेनेट येलेन ऑब्लाइज करेंगी, इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगी। तो क्या आज भी बाजार ऐसे ही काम करेगा? चलिए पूछते हैं बागले साहब, ऐसे बाजार में किस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं। बागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए तेजी करके जाना चाहेंगे या मंदी करके, और एक ऑप्शन और है कुछ ना करके, ये बताइए तीनों में से किसको चुनते हैं आप? ये तीसरा ऑप्शन देके गलती की आपने। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं उल्टे जाऊंगा, मैं तीसरे ऑप्शन के साथ पहले जाऊंगा। और अनिल जी ने जो कहा 125-150 पॉइंट, मुझे लगता है वो रेंज मैं उसके साथ हूँ। अगर बाय करना है 8850 के ऊपर बाय करे, 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, 70 पॉइंट के लिए खेले। नीचे अगर 8770 टूटता है, अगेन 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर 70-80 पॉइंट। इसके ऊपर मुझे इवेंट के बाद भी कुछ नजर नहीं आता, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव आएंगे। निफ्टी भी एक सीमित दायरे में रहेगा। बैंक निफ्टी का रेंज 19750 से लेकर 20100 ये होगा, और ये मेरे लेवल्स काफी जो भी अनिल जी ने कहे उनसे 50 पॉइंट का से ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक बात है, लगभग वही लेवल्स, वही रेंज नजर आ रही है। और आप ज्यादा सही और सटीक लेवल्स आप वागले साहब के मानिएगा, क्योंकि वो चार्ट देखना जानते हैं और चार्ट पर एकदम परफेक्ट लेवल आपको देते हैं। संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी बताइए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार में बड़ा सुस्ती वाला कारोबार होगा, मतलब बड़ा डायरेक्शन आज ना मिले, तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर करना चाहिए फोकस। तो एक स्टॉक जो आज के लिए आप सबसे पहले चुनेंगे वो बताइए। देखिए, जिस तरीके से मार्केट में माहौल बना हुआ है, ये तो है कि डर तो बना हुआ है, रिस्क है बहुत बड़ा सामने और क्लैरिटी नहीं है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। बट स्टिल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेंगे, और कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे थोड़ा सा माहौल लगता है कि डाउनसाइड कम है, तो वैसा मैंने एक स्टॉक चुनने की कोशिश की है, HDFC। इनफैक्ट लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अभी भी ठीक लगते हैं, IT है, बैंकिंग है, बट उनमें से HDFC ठीक लगता है मुझे। ओके, चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन संदीप जी ये बताइए, एक दो शेयर के नाम दीजिए जहां पर आज पैसा बन सके। एक तो है इप्का लैब, मुझे फार्मा, इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिफेंसिव प्लेस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और फार्मा में संभाव इप्का लैब्स बहुत ही बेहतरीन लग रहा है अभी इन दिनों में। और विजया बैंक है छोटी बैंकों में, क्योंकि छोटे PSU बैंक्स ठीक लगने लगे इन दिनों में, और कई दिनों से मैं रेकमेंड कर रहा हूं, तो विजया बैंक है। और एक ध्यान दिया जा सकता है HCL टेक पे भी। ओके, तो HCL टेक, इप्का लैब्स पसंद है संदीप जी को काफी समय से, बिल्कुल ठीक बात है। और विजया बैंक में भी तेजी करके आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन संदीप वागले जी के भी पिक्स हम आपको बताने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन पहले बताइए कि FNO से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? संकेत जो कल हम बात कर रहे थे, एक्चुअली बैंक निफ्टी दिक्कत की बात है। बैंक निफ्टी में पोजीशंस बनी नहीं रही, बड़ी सरप्राइजिंग है एक्चुअली। अब पूरी मतलब अगर हफ्ते वाली सीरीज देखें आप बैंक निफ्टी की, तो पोजीशन नहीं बन रही है। महीने वाली देखें तो पोजीशन नहीं बन रही है। हर रोज बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम होता है, कल भी 45,000 शेयर कम हुआ है। तो जब तक बैंक निफ्टी में लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अच्छा ऐसा भी नहीं कि शॉर्ट्स बन रहे हो, बहुत शॉर्ट्स भी नहीं बन रहे, लेकिन लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, जो वागले साहब कह रहे हैं कि कर लेना चाहिए। लोग है ना, तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही ट्रेडर्स थक के सोचेंगे यार पोजीशन खत्म करो, ये वाला मामला दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो जब तक बैंक निफ्टी में लोगों का इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक बाजार के लिए किसी भी बड़े डायरेक्शन का उम्मीद लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पहली बात। दूसरी बात है, निफ्टी में भी कल कोई खास बदलाव नहीं हुआ, मुश्किल से 1 लाख शेयर कम हुए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा बहुत जरूर है, ट्रेडिंग रेंज में कोई खास बदलाव है नहीं। नए वायदा कारोबार के बैन में एक भी शेयर नया घुसा है न बाहर आया है। 7 शेयर हैं, 7 के 7 बने हुए हैं, और पुट और कॉल में भी बहुत ज्यादा बदलाव पोजीशंस में है नहीं। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि 8,800 के पुट पर जो पोजीशन पिछले 3 दिनों में 15-16 लाख शेयरों की बनी है, तो जब तक 8,800 पहला लेवल पार करके बाजार ऊपर टिकेगा नहीं, तब तक तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े से बेचैन रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पुट बेचकर वो पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। तो वहां पर अल्टीमेटली आपके लिए ट्रेंड डिसाइडर 8,800 बनता है डे ट्रेडिंग के लिहाज से। अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए फिर से वही है कि भाई कल देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल, तो आज आउटकम आ जाने दीजिए। वैसे आधे घंटे बाद बैंक ऑफ जापान का आउटकम आ जाएगा, हम आपको बताएंगे क्या आउटकम आया है, और उसके बाद फिर सबसे पहले भारतीय बाजारों में देखिए करेंसी मार्केट रिएक्ट करेगा, फिर इक्विटी मार्केट्स में रिएक्शन आएगा। तो ये एक्शन काफी रहने वाला है इस शो में, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको ये भी बताएंगे कि आज 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए।
4 एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की और एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए, और जो लेवल्स नजर आ रहे हैं 8,700 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पांचों एक्सपर्ट की राय के मुताबिक निफ्टी पर ऊपरी स्तरों पर पहले 8,825 और उसके पार निकले तो 8,875, 8,900 तक भी जाएंगे। ये राय हमारे पांचों एक्सपर्ट्स की। चलिए अब वक्त हो गया ये जानने का कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। आइए देखते हैं 5 का पंच। वर्धमान टेक्सटाइल्स की बोर्ड बैठक होगी 24 सितंबर को और उस पर विचार किया जाएगा बायबैक करने पर, तो ये शेयर के लिए एक पॉजिटिव खबर। रखिए नजर अडानी पोर्ट्स एंड एसईजीज पर भी। इन्होंने क्वींसलैंड में एक माइन खरीदी है और इस माइन के एवज में ये कंपनी करीब 97.5 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है, तो इस शेयर में तेजी बन सकती है आज। सरकारी कंपनी एनबीसीसी पर रखी नजर, बेहद पॉजिटिव खबर। 440 करोड़ का ऑर्डर मिला है हरिद्वार, देहरादून, इंदौर, मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। और एक और बड़ी खबर, कल सरकार ने फिर से स्मार्ट सिटी के लिए दूसरे चरण का ऐलान भी किया है, तो एनबीसीसी के लिए ये दोनों ही खबरें काफी पॉजिटिव, बड़ा कामकाज में लिखेंगी। आईआरबी इंफ्रा के ऊपर रखिएगा नजर। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां तो फोकस में रहेंगी, लेकिन इसके लिए एक और खबर आती हुई कि 125 किलोमीटर लंबी कृष्णगढ़ उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के 6 लेनिंग के लिए इनको ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर का साइज है 226 करोड़ रुपए। यहां पर तेजी बन सकती है। और फाइनली मोनसेंटो के लिए जिस तरह से हमने चर्चाएं की थी कि बेयर इनकी जो ग्लोबल कंपनी है जिन्होंने मोनसेंटो को पेरेंट को खरीदा था, वो हिंदुस्तान में भी इस कंपनी को खरीद सकती है। बायबैक के लिए ऑफर लाना पड़ सकता है। वो हो चुका है 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बायबैक का ऐलान, लेकिन हाँ प्राइस दमदार नहीं होती। 2481 रुपए पर यह बायबैक का ऐलान हुआ है, तो एक बायबैक ऑफर आएगा तो कम से कम ये कह सकते हैं कि मोनसेंटो में अब नीचे जाने की रिस्क खत्म होगी। यहाँ ये 2 सेंट्रल बैंकर्स हैं जिसके ऊपर पूरे बाजार की नजर है और बैंक ऑफ जापान का आउटकम कुछ ही देर में आता हुआ दिखेगा। देर रात आएगा आज फेड की बैठक का आउटकम। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी देखिए लाल निशान से हरे निशान में आता हुआ। कुछ ही देर पहले संदीप जैन साहब कह रहे थे कि उनको पसंद है इप्का लैब्स, साथ ही HCL टेक और विजया बैंक भी। लेकिन वागले साहब के टॉप पिक्स क्या है? वागले साहब बताइए 2 बेस्ट टॉप पिक्स जहां पर आज ट्रेडर्स का पैसा बने। हेमंत, मैं IFCI के साथ जाना चाहूंगा पहले तो बाय करके। इसमें क्लियर कट कल पैटर्न अच्छा बना है, हालांकि क्लोजिंग में थोड़ा सा मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था, क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया, फिर भी पैटर्न काफी है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है। इसको 28 के स्टॉप लॉस से 34 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। और ये आज का व्यू नहीं है, ये 3 या 4 दिन या 1 हफ्ते का व्यू है। दूसरा एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है केयर रेटिंग्स, जिसमें मैं 1197 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1350। ओके, तो IFCI कल का एक तरह से स्टार परफॉर्मर कहा जा सकता है, जहां पर बड़ा एक्शन कल हुआ है, अच्छी तेजी बनी है। आज फिर से खरीदारी का मौके और भी हैं आपके लिए खरीदारी और बिकवारी के, लेकिन कौन से शहरों में जहां पर खबरों के दम पर बड़ा एक्शन होने वाला है, बात करेंगे, राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है और हमारे 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए संदीप वागले जी, संदीप जैन साहब, और अब नियति भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कंजम्पशन थीम को लेकर अलग अलग बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कौन से स्टॉक्स इस समय सुझा रहे हैं। नियति बताइए कहाँ नजर है बड़े ब्रोकरेज हाउस? बिल्कुल सही कहा आपने, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ही आज सारे ब्रोकरेजेस की नजर है और टाइटन सबसे पहला ऐसा स्टॉक है जिसपे 2 ब्रोकरेजेस का कॉल आया है। डॉइचे बैंक मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल, 425 का इनका लक्ष्य है, जो कि 6% अपसाइड पोटेंशियल ले रहे हैं। प्रेफर करें एशियन पेंट्स और जुबिलेंट फूड्स के ऊपर। और टॉप पिक है इनका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में। इन्होंने वॉचेस सेगमेंट में कुछ एक रीलॉन्च किए थे और ब्रांडेड वॉचेस इन्होंने लॉन्च किए, इसका इनको फायदा मिलेगा। फेस्टिव सीजन में इनकी डिमांड बढ़ेगी, इसलिए आपको निवेश करने की सलाह दे। नोमुरा ने अपग्रेड किया है, रिड्यूस की रेटिंग से बढ़ाकर इसको न्यूट्रल का कॉल दिया है। टारगेट प्राइस 307 से बढ़ा के 395 का इन्होंने दिया है। एशियन पेंट्स एक और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में एक और स्टॉक जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है निवेश करके चलिए, 1320 तक के लक्ष्य आपको ये स्टॉक दिखा सकता है, 13% का अपसाइड पोटेंशियल। टाटा मोटर्स, यहाँ पे एक डिमांड बढ़ने का फायदा मिलेगा। यूबीएस निवेश करने की सलाह दे रहा है, 660 रुपए का लक्ष्य, मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड पोटेंशियल दे रहा है। और CLSA HDFC पे आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है,
1650 का लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 18% की तेजी का लक्ष्य दे रहा है। तो त्योहारी सीजन में न सिर्फ खर्चा करें बल्कि शेयर भी खरीदें, और कौन से खरीदने वो आपके सामने आ चुके हैं जिन्हें फायदा होगा। नीति, लेकिन इनके अलावा टेलीकॉम और OMCs, इन पर क्या रिपोर्ट्स आई है? बिकवाली की सलाह दे रहा है दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA, रिलायंस कम्युनिकेशन पे और आइडिया सेल्यूलर पे। 43 का लक्ष्य रिलायंस कम्युनिकेशन का दिया है और आइडिया सेल्यूलर को बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 82 का इनका लक्ष्य है। मगर निवेश करके चलिए भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल पे। अर्निंग्स विजिबिलिटी इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। निवेश करके चलिए भारतीय इंफ्राटेल में 450 का लक्ष्य दिया है और भारतीय एयरटेल में 398 का लक्ष्य दे रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में CLSA, क्रेडिट स्विस आज ओवरवेट है, IOC और BPCL पे। इनफैक्ट उन्होंने BPCL का टारगेट प्राइस बढ़ाया है 600 से बढ़ा के इन्होंने 690 का टारगेट किया है, जो कि मौजूदा भाव से 18% की तेजी का लक्ष्य है। ओके, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रखी नजर। क्रेडिट स्विस जैसे ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं यहां से और तेजी बन सकती है। BPCL 690 का टारगेट। शुक्रिया नियति आपका इन सब जानकारी के लिए। दो एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ही, अब किरण जाधव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानते हैं उनके आज के टॉप पिक्स क्या हैं। किरण, बताइए कहां पर नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि बायोकॉन में एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। वैसे भी डिफेंसिव सेक्टर है तो उसमें एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 949 का और टारगेट के लिए 977 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील इसलिए चुना है क्योंकि टाटा स्टील वापस एक बार वो ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने के लिए आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट के नजदीक है तो रिस्क कम है। टाटा स्टील में बाय करने की सलाह है। 358 का स्टॉप लॉस रहेगा और 375 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 375 अगर अचीव होता है तो बेचने की सलाह नहीं है, इधर एक रिव्यू ले लेना चाहिए। इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए बायोकॉन और टाटा स्टील खरीदने के लिए। अच्छा, दोनों स्टॉक कल मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बायोकॉन ने तो नया लाइफ टाइम हाई बनाया और टाटा स्टील ने कल हरे निशान में क्लोजिंग दी है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन होने वाला है उस पर राय ली जाए। इंफ्रा शेयरों पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। IRB इंफ्रा, ये बताएं वागले साहब चार्ट देखकर, क्योंकि इन्हें एक ऑर्डर मिला है अहमदाबाद उदयपुर हाईवे को 6 लेन बनाने का और अब इनकी ऑर्डर बुक बढ़कर 11,300 करोड़ पहुंच गई। तो क्या IRB इंफ्रा चार्ट पर मजबूती के संकेत दे रहे हैं कहीं? सुनील जी, चार्ट्स पर तो ये पॉजिटिव है। पिछले 10 दिनों से जब हमको एक ब्रेकआउट कुछ 8 सितंबर को 240 के लेवल्स जब से वो निकला है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। करंटली 245 246 का क्लोज है, 248 का। मैं इसको बाय करके चलूंगा या 255 ब्रेक होता है तो और ऐड करूंगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक 265 to 270 कुछ दिनों में या एक दो हफ्ते में जा सकता है। तो व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है। 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। IRB इंफ्रा में खबरों के दम पर तेजी होगी। रिलायंस इंफ्रा पर भी एक कॉल लेना चाहता हूं। जैन साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसे? कल खबरें आ रही थी कि ये जो कंपनी है वो अपने जो रोड के इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी बेचना चाहती है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको ये अब आगे चलकर मोनेटाइज करना चाहती है। उसके लिए अलग अलग कदम भी उठा रही है। ये बताइए, ये कंपनी कैसी लगती है आपको? आर इंफ्रा, यहां पर भी क्या तेजी हो सकती है? और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? देखिए, सर्टेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लगने तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने जो एक्शन लिए पास्ट में और जो अब इनफैक्ट जो फास्ट कदम उठा रहे हैं कई चीजों को अप्रूवल देने में, उन सबको देखते हुए लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत जबरदस्त जान है और कई स्टॉक्स बहुत ही पिटे हुए हैं और वो निचले लेवल्स पे आए हुए हैं। तो वहां पे अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अच्छे लगते हैं और बहुत बड़ा मूव दे सकते हैं कई स्टॉक्स ऐसे। अब जैसे आपने आर इंफ्रा की बात की, तो आर इंफ्रा ओवरऑल अच्छा खासा मूव दे चुका है और इनफैक्ट आर कैपिटल और आर इंफ्रा अगर एडीएजी ग्रुप में देखें तो ये दोनों स्टॉक्स अच्छे चले। और खास बात यह है, आर इंफ्रा ने मोनेटाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि जो इन्होंने पास्ट में गलतियां की, कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट को इस चीज का रियलाइजेशन है कि डेट्स के साथ आप ग्रोथ ज्यादा नहीं ला सकते और कहीं भी अगर कोई चीज अटकती है तो प्रॉब्लम्स बैलेंस शीट में आने लगती है। तो इन्होंने पहले सीमेंट प्लांट का हो, सीमेंट बिजनेस हो, अब ये रोड सेक्टर हो, तो ओवरऑल मोनेटाइजेशन पे ध्यान है। तो इन सब पॉलिसीज का सर्टेनली प्राइस में भी इंपैक्ट दिखा है। बट मेरी राय यही रहेगी कि अभी एक बार रिस्क अब ज्यादा हो गई है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करें, डिक्लाइंस पे खरीदने की कोशिश करें। और आपने पूछा इंफ्रा
इंफ्रा सेक्टर में मेरे जो पिक्स हैं उनमें से मुझे GMR इंफ्रा अच्छा लगता है, और दूसरा ITNL मैं इनफैक्ट पहले भी 3 फिगर में रेकमेंड किया हुआ हूं और उसके बाद ये 73 तक भी आया हुआ है, बट अब ये वापस से 100 को क्रॉस किया है, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ITNL अब ठीक लगता है। डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा इस स्टॉक में है नहीं। जिस तरीके से IRB इंफ्रा और ITNL एक तरीके से दोनों सबसे बड़ी रोड्स बनाने वाली कंपनियां इंडिया में, और IRB के लिए तो आज पॉजिटिव न्यूज है ही है, तो हो सकता है कि ITNL भी चले, और मुझे लगता है ITNL पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए आने वाले कुछ महीनों में भी। ओके, IT शेयरों पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन इंफ्रा में GMR और ITNL पसंद है संदीप जैन को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वे टू वेल्थ के सीनियर डेरिवेटिव एक्सपर्ट आदित्य अग्रवाल, और पहले आदित्य से पूछा जाए वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय बताएं। आदित्य, क्या ट्रेड लेना चाहिए, और कल क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा एक बड़ा मूव आए फेड की बैठक के बाद अगर आना है तो वो क्या रेंज हो सकती है, तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स की जो पोजिशनिंग है इस बड़ी इवेंट के पहले वो कैसी होनी चाहिए? मॉर्निंग एनर्जी, वेल डेफिनेटली ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। एक इवेंट है, इसके चलते हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से मार्केट काफी ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। हमको लगता है कि आज का सेशन भी काफी रेंज बाउंड रहेगा। निफ्टी 8760 नीचे में और 8840 8850 ऊपर में, ये 80 से 90 पॉइंट का रेंज है जिसमें निफ्टी ट्रेड करेगा आज के सेशन में। बट ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। यहाँ से हम निफ्टी में बाई की सलाह देंगे अगर निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ से आज 25-30 पॉइंट नीचे आता है, 8770 8775 के आसपास आता है, तो उम्मीद रहेगी कि वहां पे एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए निफ्टी के अंदर 8720 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 8890 तक के टारगेट हमको लगता है कि निफ्टी 1 या 2 दिन के अंदर दिखा सकता है। तो ओवरऑल मैं यहाँ से बाई की सलाह दूंगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी काफी नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है पिछले एक हफ्ते से। 19,700 नीचे में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में देखें तो 20,100 20,200 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये 400 से 500 पॉइंट का बैंक का रेंज बैंक निफ्टी का है। सो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी एक नो ट्रेड जोन में है। अगर वो 19,700 के को तोड़ता है तो जरूर हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं जो कि 19,400 19,300 तक लेके आ सकता है। बट अगर 20,200 के ऊपर निकलता है तो 20,400 20,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी यहां से थोड़ा सा भी एक बहुत क्लियर पोजीशन नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ा सा एक इनफैक्ट नेगेटिव रुझान दिखा रहा है। बट निफ्टी का देखें तो निफ्टी अभी भी पॉजिटिव है और 30 से 40 पॉइंट नीचे आता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा। चलिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति निफ्टी में आपको रखनी चाहिए। वागले साहब, आइनॉक्स लेजर के चार्ट को देखकर बताइए ये कैसा लगता है आपको? पिछले 3 महीने में 25% की रैली इसमें देखी जा चुकी है, और कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे अगर आपके पास PVR है तो एक बार बुक कर लीजिए और आइनॉक्स लेजर खरीदिए, ये भी उसी तरह के रिटर्न्स देगा जिस तरह से PVR ने आउट परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर कुछ खबरें आ गई आज कि RBI जो है वो विदेशी निवेश सीमा जो है उसको बढ़ा रहा है, 49% कर दी है। अब तक 26% के आसपास की थी और अब वो बढ़ गई है, तो हेडरूम बढ़ गया है विदेशी निवेशकों को यहाँ पर पैसा लगाने के लिए। और इस समय विदेशी निवेशकों की जो हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो करीबन 23% के आसपास की है, तो हेडरूम के करीब थी और हेडरूम अब बढ़ गया है। आइनॉक्स लेजर क्या और ऊपर जा सकता है? हेमंत, वॉल्यूम्स बहुत कम है लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है, तो कोई वीकनेस तो है नहीं। तो अगर कुछ करना है तो तेजी करनी है, लेकिन जब तक वॉल्यूम्स नहीं आते वो बड़ी मूव आती नहीं है। शायद ये स्टॉक साइडवेज रेंज में रहेगा, 265 ऑन द डाउन साइड नहीं ब्रेक होगा, ऑन द अपसाइड 275 280 में अटक जाएगा। तो अगर ये वॉल्यूम जब आएंगे तो ये 280 के ऊपर अगर सस्टेन ट्रेडिंग होता है ये फिर 310 तक वगैरह जा सकता है। तो ये लिमिटेड रेंज का व्यू है, लेकिन अबाउट 280 विथ वॉल्यूम्स ये लिया जा सकता है, तब मैं ज्यादा बुलिश रहूंगा। तो ये है राय आपके लिए आइनॉक्स लेजर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कल के सबसे ज्यादा चर्चित स्टॉक कैस्ट्रॉल की। ब्लॉक डील्स हुए, फाइनली पेरेंट कंपनी ने बेचा, लेकिन खरीदने वाले किसी का नाम आया नहीं है सामने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज इस स्टॉक में कैसा एक्शन दिखेगा, क्या करना चाहिए आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप जैन, संदीप वागले, किरण जादव और आदित्य अग्रवाल। आदित्य, एक स्टॉक की चर्चा कर रहे थे हम ब्रेक से पहले और वो है कैस्ट्रॉल। जिस तरह से कल जबरदस्त पोजीशन परसों से ही बनी, एक्चुअली परसों पहले शॉर्ट्स बनी, कल शॉर्ट कवरिंग हुई, डील्स जो हुई वो मार्केट उम्मीद लगा रहा था उससे बहुत ऊपर में हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी बड़े फंड का या बड़े इन्वेस्टर का नाम तो आया नहीं, सबने थोड़ा थोड़ा लिया। ऐसा लगता है कि पूरा बिखर गया स्टॉक। अब ये बताइए कि इन लेवल से स्टॉक में तेजी होगी या मंदी, क्या ट्रेड किया जाए? क्या कोई बड़ा नाम नहीं आने की वजह से स्टॉक नीचे आ सकता है, या फिर बड़ा सेलिंग का प्रेशर था स्टॉक पर वो खत्म हो गया तो अब मजबूती बनेगी? क्या करना चाहिए कैस्ट्रॉल?
वेल कैस्ट्रॉल में देखें तो काफी बड़ा मूव हमने कल के सेशन में देखा है। इसमें ऊपरी स्तर पे देखें 480 485 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहीं से हमने इसमें सेल ऑफ आता हुए भी देखा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इसमें लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक में अगर 10 से 12 रुपए का करेक्शन आता है 450 445 के आसपास मिलता है तो वहां पे जरूर एक बार इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बायर्स के फेवर बनेगा। वहां पे एक 428 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बना सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा अवॉइड करिए। 10 या 12 रुपए का करेक्शन आने दीजिए, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर 480 के ऊपर निकलता है तो यहां से वापस एक नई तेजी देखने को मिलेगी जो कि स्टॉक को 520 तक लेके जा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी अभी थोड़ा सा वेट करिए, या तो 10 से 12 रुपए ऊपर नीचे बाय करिए या फिर 480 का निकलने का वेट करिए, उसके ऊपर निकलता है तभी लॉन्ग पोजीशन बनाइए। संदीप जैन साहब, एक और स्टॉक जो कल का फ्लेवर ऑफ द डे था वो था जुबिलिएंट फूडवर्क्स। आप देखिए डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देख रहा हूं जोड़कर, तो करीब करीब 150 करोड़ रुपए की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। तो कुछ बड़े लोगों ने यहां पर शेयर को बेच दिया क्योंकि अजय कौल साहब ने इस्तीफा दे दिया। यही बात समझ में आ रही है, लेकिन कंपनी कह रही है, जो क्लैरिफिकेशन दिया है उन्होंने उसमें, कि एक आदमी के चलते कंपनी चलती नहीं है और एक आदमी के छोड़ने के चलते कंपनी बंद नहीं हो जाती। तो कुछ घबराने की बात नहीं है, जुबिलिएंट फूडवर्क्स चलेगा और डोमिनोज के पिज्जाज आगे चलकर फिर से बिकेंगे। जैन साहब, कंपनी के क्लैरिफिकेशन को किस तरह से देखते हैं? ए और बी, इस गिरावट के बाद क्या ये शेयर बाउंस दिखा सकता है और क्या आप खरीदेंगे आज? देखिए, मैं इस बात पे पूरा विश्वास करता हूं कि कोई भी एक आदमी आए और जाए उससे थोड़ी बहुत छोटी मोटे टाइम के लिए एफिशिएंसी और मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, बट मैन में कम एंड मैन में गो, बट द शो विल गो ऑन फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी और इन टाइप की कंपनीज इतनी जबरदस्त इनकी हिरार्कीज रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक आदमी जाने, हो सकता है कि 11 साल पुराना एक आदमी गया तो और कुछ नयापन आए, इसको पॉजिटिवली भी देखना चाहिए। बट ओवरऑल मैं जुबिलिएंट फूडवर्क्स पे पॉजिटिव नहीं हूं, मैं काफी दिनों से बेरिश हूं और मुझे ये स्टॉक इसलिए अब ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक तो क्या जंक फूड बेचती है कंपनी, तो मैं थोड़ा सा दूर रहने लगा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है और भी बहुत लोग अब इस चीज पे ध्यान दें, और बच्चों में बहुत पॉपुलर है कंपनी, बट ओवरऑल कंपटीशन भी बहुत है क्योंकि कई लोकल ब्रांड्स और जो ऑनलाइन डिस्ट्रप्शन हो रहा है उनका इंपैक्ट इन कंपनियों पे पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में अब बहुत ज्यादा जो एक स्टोरी बनी हुई थी अब वो स्टोरी नहीं दिखती है मुझे लॉन्ग टर्म वाली, तो थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। इनफैक्ट अपने जो इंटरनेशनल प्रमोटर है उनसे भी ज्यादा शायद एक टाइम पे मार्केट कैप शायद इसका हो रखा था या कुछ ऐसा मुझे ध्यान आता है। तो ओवरऑल आई फील जुबिलिएंट फूडवर्क्स में जो ये न्यूज है कि उनकी वजह से फर्क पड़ रहा है, सर्टेनली एक फर्क पड़ा है, बट ओवरऑल भी बिजनेस में भी इंपैक्ट पड़ रहा है और मुझे ग्रोथ भी आगे कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखती और वैल्यूएशंस बहुत हायर साइड पे है, तो इसलिए अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। संदीप, अभी तक आप एकदम फिट है, फैट नहीं है, तो आराम से पिज्जा विज्जा खा सकते हैं। वैसे भी अब स्पेशली नवरात्रि में तो इन्होंने प्योर वेजिटेरियन पिज्जाज का इंतजाम किया है तो आपके लिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि एक आदमी के छोड़ने से फर्क नहीं पड़ा, हेमंत मालूम है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रेड सूट ब्रोकिंग में 2 डायरेक्टर है, संदीप जी और निशान जी, तो उन्हें पता है एक से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हम चलिए लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिखने वाले आज उन पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। इंतजार सबको है बैंक ऑफ जापान के आउटकम का, और उससे पहले देखिए जापान का बाजार करीब 0.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ हांगकांग के बाजारों में, और स्ट्रेट टाइम्स में भी आप देखिए गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहने वाला है। वर्धमान टेक्सटाइल ये वो स्टॉक है जो संदीप जैन साहब ने इसी शो में रिकमेंड किया था और क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली भी है इस शेयर में। अब 24 तारीख को बायबैक के ऊपर बोर्ड विचार करने वाला है। करीब करीब 300 करोड़ रुपए का कैश भी है कंपनी के पास, तो देखना होगा बायबैक का साइज क्या होता है, क्या भाव पर कंपनी बायबैक लाती है। जैन साहब ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को जो बोर्ड उठाने वाला है 24 तारीख को? नहीं, देखिए ये तो क्लियर है कि ये स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है। मैं इनफैक्ट मुझे ध्यान है 340 रुपए पे मैं 14 तारीख जब मोदी जी आ चुके उस टाइम की बात है और मार्केट जबरदस्त चला हुआ था और ये स्टॉक, इस सेक्टर के कई स्टॉक्स ऐसे ही पड़े हुए थे और उस टाइम पे ये आइडेंटिफाई किया होता और उसके बाद 600 650 पे आपके शो में भी रेकमेंड किया। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये सस्ता है, 9-10 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है, ग्रोथ अच्छी दे रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा नाम है। इनफैक्ट वर्धमान टेक्सटाइल्स देखा
जाए तो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साइड से भी कोई इश्यू नहीं लगता है, और जो ये लोग बाईबैक की प्राइस लाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। बट ऐसा लगता है मुझे कि 1150-1200 का टारगेट बहुत इजीली ये स्टॉक अचीव कर सकता है। जो भी होल्ड करना चाहे वो बिल्कुल होल्ड करे, और बायबैक पे कोई बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर आ जाए तो बात अलग, और उस टाइम पे फिर से एनालिसिस करेंगे क्योंकि 24 तारीख को आएगी तो। बट ओवरऑल आई फील होल्ड करें। ओके, ओवरऑल खरीदारी करने की, होल्ड करने की राय यहाँ पर आपके लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि किस प्राइस पर बायबैक आता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा हमारा स्मार्ट सिटी से जुड़े कुछ स्टॉक्स पर, देखेंगे कौन से शेयरों में एक्शन रह सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की, बताएंगे भारतीय बाजार किस तरह से आज खुलेंगे, रुपए की शुरुआत कैसी होगी, स्टॉक 2020 का अपडेट भी आपके लिए होगा जहां 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको मिलेंगे, और उसके बाद शुरू होगा बाजार का असली एक्शन। और खासतौर से जब हम कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा तो 9-15 के बाद कहां है आपके लिए एक्शन और ट्रेडिंग करने के मौके, ये सब कुछ पहला सौदा में छोटे से ब्रेक के बाद।